नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम बात करेंगे बायोस्टैटिस्टिक्स या जैव सांख्यिकी के बारे में। क्लियर है बात? साथियों, बायोस्टैटिक्स जब भी आप पढ़ते हैं तो मीन, मोड और मीडियन, इन तीनों के फॉर्मूले और इसके 2 या 3 या 4 5 न्यूमेरिकल करके और आप ये समझते हैं कि अब बायोस्टैटिस्टिक्स या जैव सांख्यिकी से कोई क्वेश्चन आया तो आराम से सॉल्व कर देंगे। इस गलत फहमी में बायोस्टैटिक्स का सिंपल सा क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाता है। इन सभी बातों को क्लियरिटी देने के लिए सबसे पहले बायोस्टैटिस्टिक्स या जैव सांख्यिकी से प्रीवियस ईयर एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी और भी फर्स्ट ग्रेड लेवल के जो एग्जाम है उनमें पूछे गए बायोस्टैटिस्टिक्स या जैव सांख्यिकी के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, ताकि इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आपको यह क्लियरिटी आ जाए कि हमें चीजों को किस पैटर्न में पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बायोस्टैटिस्टिक्स या जैव सांख्यिकी। क्वेश्चन है, एक विस्तृत परास के आंकड़ों का वृत्त के रूप में निरूपण जो आंकड़ों के आमाप के समानुपाती विभक्त हो कहलाता है। रिप्रेजेंट ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल which is divided proportionally to size of data is called। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि डाटा को एक सर्कुलर या एक वृत्त के रूप में निरूपण करना हो और कितना डाटा है, या यूं कह सकते हैं आंकड़ों का आमाप जितना है उसी अनुपात में आप उस सर्कल को डिवाइड करेंगे, विभाजित करेंगे। जैसे ये पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल को आप 100% मानेंगे, 100%। तो फिर आधा सर्कल कितना हो गया? 50%। और ये कितना हो गया? 25%। ये भी 25%। देखिए, क्लियर है बात? तो ये जो डाटा रिप्रेजेंटेशन का पैटर्न है ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन है पाई डायग्राम, साई डायग्राम, ट्राई डायग्राम और बार डायग्राम। तो सही जवाब है पाई डायग्राम। ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया है ये पाई डायग्राम है। आराम से देखिए। आइए, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाटा के प्रतिशत बंटन के लिए सामान्यतः किस प्रकार के आलेख प्रस्तुतिकरण का उपयोग किया जाता है? Which type of graphical representation of data is commonly used for percentage distribution? और आपको पता होना चाहिए परसेंटेज निकालने का आधार क्या है? 100 है। 100% के आधार पर निकालते हैं। क्लियर है? देखिए, तो डाटा के प्रतिशत बंटन के लिए किस प्रकार के आलेख का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? लाइन चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन्स। तो सही जवाब है पाई चार्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि पूरे को 100% मान लेंगे और मान लीजिए 50% कोई डाटा है, फिर 25 जितना डाटा होगा उसी भाग से इस सर्कल के डिवाइडेशन या इसको उसी पैटर्न में विभक्त कर लिया जाएगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया? पाई चार्ट। देखिए, तीसरा क्वेश्चन,
एक चक्र जिसमें त्रिज्य खंड विभिन्न मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। A circle in which sectors represent various quantity is called, फिर से वही डायग्राम। इसका मतलब पाई चार्ट या पाई डायग्राम से क्वेश्चंस पूछे जाने का बहुत ज्यादा चांसेज है। और एक ही पाई डायग्राम को किस तरीके से तीन अलग अलग क्वेश्चंस के रूप में दिखाया गया है, ये देखिए। ये भी पाई डायग्राम इस तरीके से लिखा हुआ हो तो भी पाई चार्ट, और इस तरीके का क्वेश्चन हो तो भी पाई डायग्राम। लैंग्वेज का अंतर है, और ये लैंग्वेज का अंतर हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है कि एक सर्कल है और उसको डाटा के हिसाब से उसी अनुपात में विभक्त कर दिया जाता है, और टोटल जो बेस है वो 100% के आधार पर, इसे ही पाई चार्ट कहेंगे। लेकिन ये क्लियरिटी आपको बायोस्टैटिस्टिक्स की थ्योरी पढ़ने के बाद ही आएगी। इसलिए मीन, मोड, मीडियन और उनके फॉर्मूले और 3-4 न्यूमेरिकल पर आधारित होने के बजाय अगर आप बायोस्टैटिस्टिक्स की थ्योरी पढ़ेंगे तो फिर एग्जाम में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए ही नहीं। आइए अगला जो क्वेश्चन है वो है, बारंबारता बंटन के आलेखीय निरूपण को क्या कहा जाता है। देखिए, ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। आराम से देखिए इसे, चार ऑप्शन है इसके। स्टेम लीफ प्लॉट, स्कैटर डायग्राम, टाइम सीरीज प्लॉट और हिस्टोग्राम, या हिस्टोग्राम रेक्टेंगुलर डायग्राम होता है। देखिए क्या है क्वेश्चन, बारंबारता बंटन या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आलेखीय निरूपण किसको कहा जाएगा इनमें से। तो सही जवाब है हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम में आयताकार डायग्राम होते हैं। हिस्टोग्राम क्या होता है, कैसे बनाए जाते हैं, इसको एग्जाम्पल के रूप में मैंने थ्योरेटिकल वीडियो में बताया है। क्लियर है। उन वीडियोज की क्या उपयोगिता है ये बताने के लिए ही पहले मैं ये वीडियो डाल रहा हूं, ताकि आपको ये क्लियरिटी रहे। ये एक भी क्वेश्चन मैंने खुद डिजाइन नहीं किया है, अलग अलग प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर है बात। तो आपको बायोस्टैटिस्टिक्स का थ्योरेटिकल पोर्शन भी 2 या 3 बार अच्छे से रिवीजन करना है। जितनी बार आप उसको पढ़कर उसका एक्सट्रैक्ट तैयार कर लेंगे, 1 या 2 पेज में पूरा कंक्लूजन आ जाएगा। उसके बाद मीन, मोड, मीडियन और उसके फॉर्मूले, उसके न्यूमेरिकल, फिर बायोस्टैटिस्टिक्स से या जैव सांख्यिकी से कैसा भी क्वेश्चन आए, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को जितने ज्यादा बार पढ़ लेंगे उतना बहुत बढ़िया रहेगा, और इससे आपके जो न्यूमेरिकल है वो भी इजीली सॉल्व होंगे, उनमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सांख्यिकी में लेखा चित्र साधन उपकरण है। स्टैटिस्टिक्स डायग्राम आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन और कलेक्शन ऑफ डाटा। तो लेखा चित्र या जो डायग्राम है वो प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण का एक साधन है। सिंपल सी बात है। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्लियर है। अब एग्जाम में आप इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस या कलेक्शन ऑफ डाटा कुछ करके आ गए, और फिर आपको लगे कि नहीं यार, बी आंसर नहीं था, सी होना चाहिए था, गलती हो गई, किस्मती खराब है, ऐसा नहीं है। इसको सही करने के लिए बायोस्टैटिस्टिक्स के थ्योरेटिकल वीडियो पढ़ने ही पड़ेंगे, देखने ही पड़ेंगे, और उनको रिवाइज भी करना पड़ेगा।
क्योंकि बायोस्टैटिस्टिक्स के थ्योरेटिकल वीडियो आप देखेंगे, कुछ अजीब से टर्म आएंगे जो आपने पहले कभी सुने नहीं। फिर आपको लगेगा कि यार मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या ही बता रहे हैं। दोबारा देखिए वीडियो, दोबारा देखेंगे आप उन टर्म्स या शब्दों के प्रति फेमिलियर हो जाएंगे और आपको पता लगेगा कि चीजें बिल्कुल आसान है। क्लियर है बात? आइए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डाटा की प्रस्तुति के लिए उपयोग में नहीं आता है? Which one of the following is not used for presentation of data? अब आपने डाटा प्रेजेंटेशन सही से पढ़ा है तो ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लाइन डायग्राम आता है, बार डायग्राम भी आता है, पाई डायग्राम भी आता है, सैंपलिंग या प्रतिचयन ये डाटा के या प्रेजेंटेशन के लिए इसका उपयोग नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए। बाकी सब डाटा प्रेजेंटेशन के मेथड है। सैंपलिंग या प्रतिचयन, इसका यूज डाटा के प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन के लिए नहीं होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, शोध करते समय उस पर किसी भी सांख्यिकी पद्धति को लागू करने के लिए क्या सही क्रम है? आप कोई रिसर्च कर रहे हैं और उस रिसर्च में किसी स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज कर रहे हैं तो क्या सही क्रम है? निष्कर्ष, तालिका बनाना, डेटा संग्रहण और विश्लेषण, कंक्लूजन, टेबुलेशन, डाटा कलेक्शन और एनालिसिस, इन चारों का क्या सही क्रम है? और इनका सही क्रम है ऑप्शन नंबर 3। क्या है? सबसे पहले है डाटा कलेक्शन, उसके बाद है टेबुलेशन उस डाटा का, उसके बाद है उस डाटा का एनालिसिस और सबसे लास्ट में कंक्लूजन। अब इस क्वेश्चन का जवाब आप कब दे सकते हैं? जब आपने बायोस्टैटिस्टिक्स की थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, और नहीं पढ़ी है और ये क्वेश्चन आ गया तो किसी भी एंगल से ये क्वेश्चन टफ नहीं है। क्लियर है? आपको थ्योरी पढ़नी है और पढ़नी ही पड़ेगी। थोड़ा बहुत आपको जो टर्म्स है बायोस्टैटिस्टिक्स के वो अजीब लग सकते हैं, इसकी वजह से आपको लगे कि मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। डरने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा वीडियो देखें, रिवाइज करें, पीडीएफ पढ़ें, आराम से आपको चीजें समझ में आएगी। लेकिन थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी साथियों। उसके बिना बायोस्टैटिक्स वाले पोर्शन के जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम बिना किसी कंफ्यूजन के सॉल्व कर पाए, ऐसा मुश्किल है। और न्यूमेरिकल में भी कई बार कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। आपको फॉर्मूला पता है, कहीं माइनस और प्लस में मिस्टेक हो गई, आंसर कुछ और ही आ जाएगा। क्लियर है? इसलिए थ्योरी पर कमांड बनाओ, न्यूमेरिकल के फॉर्मूला और उसके बाद उनके एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन पहले डाटा संग्रहण, फिर टेबुलेशन, फिर एनालिसिस और लास्ट में कंक्लूजन। तो आंसर क्या हो गया? थर्ड नंबर। देख लीजिए। आइए आगे है, एक शोधकर्ता ने कुल आबादी में से 100 प्रायिकता का नमूना लिया। यह उदाहरण है। A researcher selects a probability sample of 100 out of total population. This is an example of। अब ये सैंपलिंग के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल पॉपुलेशन में से कोई भी 100 ले लिए, कौन से 100 ले लिए उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई विवरण नहीं है। तो पूरी पॉपुलेशन में से कोई भी 100 ले लिए, इसको कहा जाएगा रैंडम सैंपलिंग, यादृच्छिक, यादृच्छिक नमूना। तो आंसर क्या हो गया? फोर्थ। क्वेश्चन में कोई भी विवरण नहीं है कि कौन से 100 लिए हैं,
टोटल पॉपुलेशन में से 100 इंडिविजुअल ले लिए तो इसे क्या कहा जाएगा? रैंडम सैंपलिंग या यादृच्छिक नमूना कहा जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, परिवर्ती जो संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित हो सकते हैं, वेरिएबल्स, अब अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, उस पर भी मैंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपके लिए वीडियो तैयार कर रखा है, उसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे, याद करेंगे उसको। देखिए, वेरिएबल्स विच कैन बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकल आर कॉल्ड, ऐसे वेरिएबल्स जिन्हें न्यूमेरिकली रूप से एक्सप्रेस या लिखा जा सकता है वो क्या कहलाएंगे? देखिए, कॉन्टिन्यूअस, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और एब्सोल्यूट। तो कौन से हो जाएंगे? क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स या मात्रात्मक परिवर्ती। आंसर 2 हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, आगे चलते हैं और आगे जो क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ बायोस्टेटिक्स, और कौन है बायोस्टेटिस्टिक्स के फादर? फ्रांसिस गाल्टन। चार्ल्स डार्विन के चचेरे भाई फ्रांसिस गाल्टन को फादर ऑफ बायोस्टेटिक्स और फादर ऑफ यूजेनिक्स कहा जाता है। यूजेनिक्स को हिंदी में सुजननिकी कहा जाता है। सुजननिकी। फादर ऑफ यूजेनिक्स, फादर ऑफ बायोस्टेटिक्स फ्रांसिस गाल्टन, चार्ल्स डार्विन का चचेरा भाई है फ्रांसिस गाल्टन। और एक व्यक्ति हुए डॉक्टर बाउले, उन्होंने स्टैटिस्टिक्स को, सांख्यिकी को साइंस ऑफ एवरेज या माध्यों का विज्ञान कहा। ये अच्छा क्वेश्चन है। किसने स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी को माध्यों का विज्ञान या साइंस ऑफ एवरेजेस कहा? डॉक्टर बावले ने। और एग्जाम्पल के रूप में मीन, मोड, मीडियन, ये सब एक तरीके से क्या है? एवरेज ही है, माध्य ही है। आराम से देख लीजिए। तो ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस थे बायोस्टेटिस्टिक्स के, जिनके आधार पर ये आपको क्लियर हो जाएगा कि यहां से थ्योरेटिकल पोर्शन में से भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस पर भी आपकी कमांड होनी चाहिए। केवल न्यूमेरिकल अप्रोच वाले मीन, मोड, मीडियन को पढ़कर आप एग्जाम के प्रति निश्चिंत नहीं हो सकते। तो अगर आपको बायोस्टेटिस्टिक्स वाले पोर्शन पर कमांड चाहिए और उसके बारे में या उससे आने वाले क्वेश्चंस के बारे में बेफिक्र होना है, तो फिर एचजी कॉन्सेप्ट पर जो वीडियोस आपको अवेलेबल होंगे थ्योरेटिकल पोर्शन के, उनमें आपको प्रॉब्लम भी आए दोबारा देखो, बार बार रिवाइज करो। जितनी बार आप थ्योरेटिकल वीडियो देखेंगे उतनी ही बार आपको चीजें और सिंपल लगने लगेगी। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, एक एक क्वेश्चंस के एनालिसिस को सही से समझेंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।